हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को पता ही है क्या क्लास 12th के हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को 30 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो उसी से संबंधित आज हम लोगों का आ रहा है 7वां चैप्टर का वीडियो, उत्पादन लागत। और ये हमारा 7वां लेक्चर है। आई होप आपको पिछले वाला वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल गया होगा। जो नए हैं उसको बता दें कि हमारे टेलीग्राम को जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। क्योंकि जिस वीडियो को इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, शाम को उस वीडियो का पीडीएफ डाल दिया जाता है चैनल पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ वहां आ जाएगा। तो चलिए, आज हम लोगों का है 7वां लेक्चर, उत्पादन लागत। जो नए हैं उसको बता दें, क्या आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है क्या 30 डेज में, संकल्प 30 डेज में क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ख़त्म। तो उसका जाके देख लें, 6 लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा। तब 7वां देखें, तब आपको सबसे अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले उत्पादन लागत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्पादन लागत को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बात को आप लोगों को पता ही होगा, क्या उत्पादन लागत को इंग्लिश में प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको हम पहले हर रोज़ के भांति बताएं क्या इससे किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं, क्या कोई भी अध्याय है उसे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करें तो इससे कभी कभी आप लोगों का 18 में भी सवाल पूछा गया, दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर से। और एक पहले भी सवाल पूछा गया था 5 नंबर में, यानी कि 5 नंबर का सवाल इसमें आने की संभावना रहती है। वहीं अगर लघु की बात करें, लघु में सवाल इसका 1 से 2 तो हर बार आ जाता है, इसलिए लघु का जो है फिक्स इससे सवाल रहता है। लेकिन दीर्घ में 5 नंबर का कोई बार आता है सवाल, कोई बार नहीं आता है। तो दीर्घ के लिए 1-2 सवाल है, उसके लिए आपको हम आंसर डायरेक्ट लिख के लाए हैं, इसमें डायरेक्ट उसे आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट पर। तो सबसे पहले हर रोज़ के भांति हम लोग जाने क्या इस चैप्टर में चर्चा किस किस बात पर करेंगे। तो चर्चा जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या करते हैं, तो हमें पढ़ने में आसानी होती है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन लागत का परिभाषा। क्या उत्पादन लागत कहते किसे हैं। तो उत्पादन लागत चैप्टर है, तो उत्पादन लागत किसे कहते हैं उसको जानेंगे सबसे पहले। उनके बाद उत्पादन लागत का वर्गीकरण को जानेंगे, और उनके बाद अल्पकालीन औसत लागत। देखिए, ये आपका 2 नंबर सवाल में पूछा जाता है, क्या अल्पकालीन औसत लागत से क्या समझते हैं, इन पर चर्चा होगी। और उनके बाद बात करेंगे अल्पकालीन औसत लागत यू आकृति का क्यों होता है। अल्पकालीन औसत आकृति जो होता है वो आपका यू आकृति का होता है, तो इसका पीछे क्या रीजन है उस पर चर्चा करेंगे। और ये आपका 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट होगा हम लोगों का औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। नेक्स्ट क्या है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। तो औसत लागत सीमांत लागत में संबंध जो देख रहे हैं, आपका दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर में एक बार पूछा गया है, तो इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे। और सबसे अंतिम में बात करेंगे दीर्घकालीन लागत। और सबसे अंतिम में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि टेस्ट आप लोगों का पूरी सीरीज का। तो वही चलेगा आज हम लोगों का। तो इनमें से आप लोग जो ज़्यादा कन्फ्यूज होइएगा वो इसमें होइएगा कि उत्पादन लागत का वर्गीकरण। तो आपको हम बता देंगे इसे किस प्रकार से याद रखना है, जिसमें एक भी जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखने में आसानी से याद होगी। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्पादन लागत के परिभाषा से। तो सबसे पहले जानिए कि उत्पादन लागत। आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में उत्पादन लागत क्या होता है उसे अच्छी प्रकार से समझाए थे। एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझाए थे क्या उत्पादन लागत किसे कहते हैं। तो उत्पादन लागत के बारे में जानते ही हैं, तो इसकी आपको हम परिभाषा पहले बताते हैं। उत्पादन के साधन प्राप्त करने या प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। तो उत्पादन के साधन को क्या देखे थे, श्रम देखे थे, मशीन, भूमि, पूंजी इत्यादि प्रकार का जो साधन था उसको प्राप्त करने के लिए जो धनराशि व्यय करेगा, यानी कि जो रुपया पैसा व्यय करना पड़ता है, वही उत्पादन लागत होता है। तो उत्पादन के साधन, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है, श्रम, मशीन, पूंजी, उद्यमी इत्यादि प्रकार हमें जरूरी होती है, वही क्या होता है उत्पादन के साधन। और
और उत्पादन के साधन को प्राप्त करने के लिए जो हमें रुपया पैसा अर्थात धनराशि व्यय करेंगे, धनराशि खर्च करेंगे या भुगतान करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन का लागत। आई होप आपको उत्पादन लागत का परिभाषा जो है, या उत्पादन के साधन प्राप्त करने या प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसकी 2-3 मुख्य बातें को आप लोग जानिए। क्या उत्पादन लागत जो है मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन लागत किस पे निर्भर करेगा, यानी कि जितनी उत्पादन की मात्रा है उसी पर ना उत्पादन लागत निर्भर करेगा। यानी कि उत्पादन की मात्रा जितनी हमें करनी है तो उत्पादन लागत उसी प्रकार से हम लोग खर्च करेंगे, यानी उत्पादन लागत में उसी प्रकार से खर्च करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उत्पादन लागत मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है, तो उत्पादन लागत आपका उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोगों का है साधारणतः उत्पादन के बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ता है। सिंपल सा, अगर उत्पादन को बढ़ाएंगे तो उत्पादन लागत में वृद्धि करना होगा, इस बात को ध्यान रखना है। एक और परिभाषा जानिए कि उत्पादन लागत का क्या होता है। उत्पादन लागत पहले आपको बताया क्या साधन, उत्पादन के साधन को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि प्रयोग करते हैं या व्यय करते हैं वही आपका उत्पादन लागत है। लेकिन अगर आपको एक और परिभाषा जानना है तो इसको समझिए। निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, अतः आगत के लिए किए गए कुल भुगतान को आगत कहते हैं। आगत और निर्गत को हम पिछले लेक्चर में आपको 2 से 3 बार अच्छी प्रकार से बताए हैं, तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। क्या निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर निर्गत क्या है, उत्पादित वस्तु है, आगत क्या है, वही साधन, जो हमारा उत्पादन का साधन है वही हमारा आगत था। अर्थात निर्गत उत्पादित वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगत अर्थात उत्पादन के साधन की आवश्यकता होती है, और अतः आगत यानी कि उत्पादन के साधन के लिए जो भुगतान करना होता है वही हमारा क्या होता है, उत्पादन लागत। आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं या उस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखिए उत्पादन लागत में आपका वर्गीकरण आता है। क्या होता है, उत्पादन लागत का वर्गीकरण। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पादन लागत का वर्गीकरण में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इससे 5 नंबर का सवाल 18 में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले आपका जो है उत्पादन लागत के अंतर्गत उत्पादन लागत का 3 भाग में बांटा गया है। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। कौन कौन सा लागत, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। मनी कॉस्ट, वास्तविक लागत रियल कॉस्ट, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हो गया आपका लागत के उत्पादन लागत का वर्गीकरण। इसमें से जो आपका एक है ये मौद्रिक लागत, इनको आपका जो है 3 भागों में फिर से बांटा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। पहले उत्पादन लागत का वर्गीकरण के अंतर्गत मौद्रिक, वास्तविक और अवसर आया, लेकिन आपका मौद्रिक लागत जो है उनका फिर से 3 प्रकार हो जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्या उत्पादन लागत का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 प्रकार का वर्गीकरण आता है, मौद्रिक, वास्तविक और अवसर। फिर आपका मौद्रिक लागत 3 प्रकार में बढ़ जाता है। यहाँ तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। तो मौद्रिक लागत के अंतर्गत 3 प्रकार है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट या सन्निहित लागत, सामान्य लाभ। ये 3 प्रकार का लागत बढ़ जाता है। समान लाभ या कहिए लागत, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सभी को अभी हम परिभाषा से आपको समझाएंगे। क्या उत्पादन लागत का 3 भाग और मौद्रिक लागत का 3 भाग आया। क्या स्पष्ट लागत, अस्पष्ट या सन्निहित लागत या सामान्य लाभ, ये तीनों को चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। मौद्रिक लागत और अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ पर चलिए तो चर्चा करते हैं। सबसे आता है पहले क्या मौद्रिक लागत। उत्पादन लागत के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग किस पे बात किए, मौद्रिक लागत पर। तो सबसे पहले मौद्रिक लागत का परिभाषा देखेंगे। तो किसी फर्म के द्वारा वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक क्या है, मौद्रिक मतलब मुद्रा,
किसी फर्म के यानी कि किसी फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वस्तु का उत्पादन में क्या खर्च किया जाता है, तो मुद्रा को खर्च किया जाता है और वही मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, मौद्रिक लागत। सिंपल सा इसका डिफिनेशन होगा, किसी फर्म के द्वारा वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। इसे समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करेंगे, मौद्रिक लागत को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ, अस्पष्ट या सन्निहित लागत। हम नहीं बांटे थे, अर्थशास्त्र के अनुसार बांटा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्पष्ट लागत का सबसे पहले परिभाषा बात करेंगे कि स्पष्ट लागत का परिभाषा जो आपका 5 नंबर में इस बार दे दिया गया था, 2-3 दिया गया था, एक ही नहीं कि स्पष्ट लागत किसे कहते हैं। जैसे स्पष्ट लागत दे दिया था, अस्पष्ट या सन्निहित लागत किसे कहा जाता है, या स्पष्ट मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, 2-4 को परिभाषा मिलाकर वहाँ दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है क्या मौद्रिक लागत के अंतर्गत स्पष्ट लागत का परिभाषा क्या होता है। तो स्पष्ट लागत का जो परिभाषा देता है एक अर्थशास्त्री है लेफ्टविच, याद रखना है। स्पष्ट लागत का जो परिभाषा देता है एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है लेफ्टविच। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्पष्ट लागत का निम्न में से किसने परिभाषा दे दिया था। 3 गलत अर्थशास्त्री का नाम दे देगा और चौथा आपको लेफ्टविच दे देगा, ठीक है। याद रखेंगे, लेफ्टविच के अनुसार स्पष्ट लागत का परिभाषा होता है, तो उसे ध्यान रखेंगे। क्या स्पष्ट लागत का परिभाषा क्या होता है, यहाँ अस्पष्ट लिखा गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे। स्पष्ट लागत वह नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी लोगों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दिए जाते हैं, जैसे कच्चे माल के लिए, श्रमिक मजदूरी के लिए, पूंजी ब्याज के लिए, भूमि या बिल्डिंग किराया के लिए। देखिए, आपका स्पष्ट लागत सिंपल सा समझिए, क्या प्रोफेसर लेफ्टविच देता है इसका परिभाषा, और वह कहता है क्या स्पष्ट लागत वह नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी लोगों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दिया जाता है। तो देखिए, अगर कोई फर्म अगर किसी वस्तु का उत्पादन करता है, बाहरी लोग यहाँ इनमें से कौन किसे कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ अपनी भूमि दे रहा है, कच्चा माल दे रहा है, पूंजी दे रहा है, पूंजी के एवज में ब्याज प्राप्त कर रहा है, भूमि दे रहा है, तो इन सभी चीज़ को देने पर यानी कि वस्तु तथा सेवा देने पर उसे किसे, तो श्रमिक को, कच्चे माल वाले को, पूंजी वाले को, भूमि या बिल्डिंग वाले को जो किराया दिया जाता है वह आपका स्पष्ट लागत होता है। तो वही प्रोफेसर लेफ्टविच कहता है क्या स्पष्ट लागत वह नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी लोगों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दिए जाते हैं, जैसे कच्चे माल के लिए, श्रमिक मजदूरी के लिए, पूंजी ब्याज के लिए और भूमि या बिल्डिंग किराया। तो यही आपका है स्पष्ट लागत। एक बार फिर से आपको बताते हैं, अगर कोई फर्म वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको बाहरी लोगों द्वारा जितनी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी या वस्तुओं या तथा सेवाओं का प्रदान किया जाएगा, और जिसके बदले में बाहरी लोग उससे क्या लेता है, तो उसके बदले में बाहरी लोग उससे नगद भुगतान लेता है, वही आपका क्या होता है, स्पष्ट लागत। तो आपको परिभाषा इस प्रकार से वहाँ लिखना है। तो स्पष्ट लागत में अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मौद्रिक लागत के अंतर्गत दूसरा है क्या, अस्पष्ट या सन्निहित लागत। आपको हम बता चुके हैं क्या अस्पष्ट या सन्निहित लागत किसका भाग है, तो मौद्रिक लागत का, ठीक है। तो स्पष्ट या सन्निहित लागत क्या है, क्या परिभाषा लेफ्टविच के अनुसार इसका भी परिभाषा देता है। लेफ्टविच कहता है क्या, लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन का सन्निहित लागत स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधन लागत है। याद रखना है, और स्पष्ट या सन्निहित लागत क्या है, यानी कि उत्पादक के द्वारा उत्पादन की मात्रा में स्वयं का स्वामित्व यानी कि अपना निजी का जो स्वामित्व होता है और स्वयं के द्वारा लगाया गया जो साधन होता है वही आपका अस्पष्ट या सन्निहित लागत होता है। सिंपल सा इसका मतलब है
क्या उत्पादन लागत में स्वयं के कार्य एवं स्वयं का स्वामित्व, स्वयं के द्वारा लगाया गया साधन और स्पष्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। इस चैप्टर में उतनी समझाने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा आप लोग खुद समझ सकते हैं। और स्पष्ट या सन्निहित लागत अपना व्यक्ति स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाया गया साधन की लागत को और स्पष्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। इससे पहले हम लोग स्पष्ट लागत देखें। स्पष्ट लागत में क्या देखें कि बाहरी लोगों द्वारा वस्तुएं सेवा को प्रदान जो किया जाता है उनके बदले में जो रुपया पैसा या भुगतान किया जाता है वह स्पष्ट या लागत है। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य लागत या लाभ पर। सामान्य लागत या लाभ क्या है? सामान्य लागत या लाभ उत्पादक को उत्पादन को बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ कहलाता है। सिंपल सा है कि सामान्य लागत क्या है? तो उत्पादक जो होता है, उत्पादक को उत्पादन बनाए रखने के लिए उसे लाभ की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे न्यूनतम लाभ की आवश्यकता जो होती है वही आपका न्यूनतम लाभ समान लाभ कहलाता है। अगर कोई उत्पादक है तो वह अपनी हानि में किसी भी वस्तु को बेचना नहीं चाहेगा, कम से कम न्यूनतम लाभ में भी बेचना चाहेगा। जिस स्तर पर उनका उत्पादन का स्तर बना रहे वही आपका सामान्य लागत है। तो इसकी परिभाषा लिखना है कि उत्पादक को उत्पादन को बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। तो आप ये तीनों प्रकार की परिभाषा को देख चुके। तो आप क्या देखे थे कि उत्पादन लागत का वर्गीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। मौद्रिक लागत के 3 प्रकार, इसकी परिभाषा देखें, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तीनों को आप अच्छी प्रकार से समझें। एक बार आपको फिर से बताते हैं। स्पष्ट लागत क्या है आपका? क्या वह नगद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी लोगों को दिया जाता है। और स्पष्ट या सन्निहित लागत क्या है? जो सन्निहित लागत स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाया गया साधन है। और सामान्य लाभ क्या है? क्या उत्पादक को उत्पादन को बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह आपका सामान्य लाभ कहलाता है। अब बात करेंगे हम लोग वास्तविक लागत पर और अवसर लागत पर, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वास्तविक लागत क्या है। देखिए, वास्तविक लागत के अंतर्गत क्या पढ़ना है? क्या वास्तविक लागत अवधारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ गया, क्या वास्तविक लागत अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शल ने किया था। ऑब्जेक्टिव है ये, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर होना चाहिए। क्या वास्तविक लागत की अवधारणा का प्रतिपादन आपका मार्शल ने किया था। और इसके अंतर्गत आपको वास्तविक लागत की परिभाषा क्या होता है उसको जानिए। किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करता है। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो वास्तविक लागत की परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्शल करता है वास्तविक लागत की परिभाषा का प्रतिपादन। और इसके अंतर्गत क्या बता रहा है? क्या किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कष्ट और त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करता है। और वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। यही आपका है वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। तो सिंपल सा समझिए, क्या किसी उत्पादन प्रक्रिया में कष्ट एवं त्याग को वास्तविक लागत उत्पन्न करता है। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत कहा जाता है क्योंकि समाज के वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपका वास्तविक लागत को सामाजिक लागत कहा जाता है। आई होप आपको ये जो वास्तविक लागत का परिभाषा थी वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या था? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए। ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया। वास्तविक लागत के विचार में संशोधन करके ही आपका अवसर लागत लाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो एक ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री रहता है वही वास्तविक लागत के विचार में संशोधन करता है और आपका अवसर लागत का परिभाषा देता है। तो यहाँ है ना लिखा हुआ, क्या ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखना है। अब एक आता है बेनहम
बेनहम एक अर्थशास्त्री है, उन्हीं के शब्दों में आप समझिए क्या अवसर लागत क्या है। अवसर लागत को सबसे पहले आप क्या समझे, ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री है, वही वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और उन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत देता है। और अवसर लागत की परिभाषा हम लोग देखेंगे, एक अर्थशास्त्री बेनहम जिसका नाम है उसके अनुसार अभी हम लोग परिभाषा देखेंगे अवसर लागत का। याद रखेंगे बेनहम के अनुसार जो अवसर लागत की परिभाषा है वह इस प्रकार है, क्या किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन की उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में होता है। सिंपल सा अर्थ है, क्या अगर कोई वस्तु है, अवसर लागत उसका वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर वस्तु के, यानी कि अगर कोई एक वस्तु है उसका वही उत्पत्ति साधन और उत्पादन की मात्रा पर उसी के स्थान पर दूसरा वस्तु विकल्प के रूप में आ रहा है, वही आपका अवसर लागत है। समझिए क्या आपके पास एक वस्तु है और इसी वस्तु के उत्पादन लागत तथा उत्पत्ति साधनों पर इसी के समान दूसरा वस्तु आपको मिल रहा है इसका विकल्प के रूप में, तो वही आपका हो जाएगा अवसर लागत। तो वही ना है, क्या किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन की उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में होता है, वही आपका अवसर लागत कहलाता है। तो अब आप लोगों ने ये जो उत्पादन लागत का वर्गीकरण था इसे अच्छी प्रकार से समझ गए। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत का 3 प्रकार, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट, सन्निहित और समान लाभ को अच्छी प्रकार से समझ गए। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, तो अल्पकालीन औसत लागत पर चर्चा करेंगे। और अल्पकालीन औसत लागत यू आकृति का क्यों होता है, इन दोनों बातों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे क्या होता है। आ गए अब हम लोग उत्पादन लागत। देखिए यहाँ जो है उत्पादन लागत में आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा है, सिर्फ ध्यान से देखना है। सबसे पहले समझिए क्या अल्पकाल उत्पादन लागत में 2 प्रकार का आ रहा है। क्या अल्पकाल में उत्पादन लागत, क्या अल्पकाल में उत्पादन लागत और दूसरा है आपका दीर्घकाल में उत्पादन लागत। सबसे पहले क्या समझे कि उत्पादन लागत जो है, पहला अल्पकाल में उत्पादन लागत और दूसरा आपको यहाँ लिख देते हैं दीर्घ काल में उत्पादन लागत। ठीक, उत्पादन लागत। तो देखिए उत्पादन लागत 2 प्रकार का हुआ, अल्पकाल में पहला और दीर्घकाल में उत्पादन लागत। देखिए दीर्घकाल में उत्पादन लागत का भाग नहीं होगा, लेकिन आपका जो है अल्पकाल में जो उत्पादन लागत है इसका जो है दो भाग में बढ़ता है। पहला स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आपका अल्पकाल जो है 2 भाग में बटा, पहला स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, फिर आपका स्थिर लागत 2 भाग में बढ़ जाता है। सबसे अच्छे प्रकार से समझिए क्या उत्पादन लागत आपका पहले 2 भाग में बढ़ता है, अल्पकाल और दीर्घकाल में। ठीक, उनके बाद अल्पकाल का जो आपका उत्पादन लागत रहता है वह 2 भाग में बढ़ता है, पहला स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत। ये 2 भाग में बंटने के बाद आपका जो है स्थिर लागत जो है फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील लागत भी आपका फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे 2-3 बार अच्छी प्रकार से देखना है। क्या उत्पादन लागत सबसे पहले आपका 2 भाग में बढ़ता है, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक, दीर्घकाल का कोई भाग नहीं होता, एक ही होता है दीर्घकाल में उत्पादन लागत। इसकी परिभाषा देखेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका अल्पकाल 2 भागों में बढ़ता है, फिर वो दोनों भाग 2-2 भागों में बढ़ जाता है, और इन सभी की परिभाषा को हम लोग अभी देखेंगे। क्या अल्पकाल में उत्पादन लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में बटा, और स्थिर साधन परिवर्तनशील लागत स्थिर साधन का भाग, और परिवर्तनशील का स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो चलिए चर्चा करते हैं अल्पकाल में उत्पादन लागत के अंतर्गत। पहले अंतर्गत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, और उनके बाद चर्चा करेंगे दीर्घकाल में उत्पादन लागत पर। तो सबसे पहले जानिए क्या स्थिर
लागत में दो प्रकार का जो साधन है उनको जानते हैं। ठीक, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में दो प्रकार का साधन होता है। कितना प्रकार का अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में साधन होता है? तो दो साधन। पहला स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। आपको दिखा चुके हैं क्या अल्पकाल उत्पादन प्रक्रिया में दो प्रकार का साधन होता है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। तो सबसे पहले जानिए स्थिर साधन क्या है। स्थिर साधन ऐसी साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन में परिवर्तित ना किया जा सके। क्या है? क्या ऐसी साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं किया जा सके वह आपका स्थिर साधन होगा। सेकंड, परिवर्तनशील साधन क्या है? ऐसी साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। सिंपल सा है। स्थिर साधन क्या है? ऐसी साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सके। और परिवर्तनशील लागत क्या है? ऐसी साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है क्या स्थिर साधन यानी कि वह स्थिर रहेगा, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में इसका परिवर्तन नहीं होगा। वही परिवर्तनशील साधन है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्पादन प्रक्रिया में इसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तो आप लोगों ने अल्पकाल में उत्पादन लागत के अंतर्गत स्थिर लागत का स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन को अच्छी प्रकार से समझे। अब समझिए परिवर्तनशील लागत में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको हम अच्छी प्रकार से लिख के लाए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल्पकाल में उत्पादन लागत दो प्रकार की। सबसे पहले अल्पकाल में उत्पादन के साधन को दो प्रकार था, उत्पादन लागत दो प्रकार का होता है। देखिए अल्पकाल में उत्पादन साधन दो प्रकार का था, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन। अब अल्पकाल में दो प्रकार का उत्पादन लागत है। तो उत्पादन लागत में पहला क्या था? स्थिर लागत। तो स्थिर लागत क्या है? कि यह उत्पादन उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है, जैसे भवन का किराया, मशीनरी लागत, मैनेजर का वेतन। देखिए अल्पकाल में दो प्रकार का उत्पादन लागत है। उसमें से सबसे पहला स्थिर लागत जो है, इसके अंतर्गत वह खर्चे का जोड़ होता है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर सेवाओं के लिए खरीदना पड़ता है, जैसे कि खरीदना पड़ता है या भाड़े पर लेगा, यानी कि जो स्थिर रहेगा उत्पादक में। जैसे कि भवन का किराया, यह आपका स्थिर है भवन, लेकिन इसका किराया दिया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? स्थिर लागत। वही मशीनरी में लागत, यह भी स्थिर है। मैनेजर का वेतन, यह भी स्थिर है। इन सभी साधनों को खरीदने या भाड़े पर लाना पड़ता है, जो आपका अल्पकाल में उत्पादन लागत के अंतर्गत स्थिर लागत के अंतर्गत या आएगा। याद रखना है स्थिर लागत क्या है? कि यह उत्पादन उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करने पड़ती है, जैसे भवन का किराया, मशीनरी लागत, मैनेजर का वेतन। अब जानिए परिवर्तनशील लागत को। किसको जानेंगे? परिवर्तनशील लागत को। परिवर्तनशील लागत क्या है? क्या परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक को घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करना पड़ता है, जैसे कच्चे माल की लागत और अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, विद्युत व्यय। देखिए परिवर्तनशील लागत आपका यहाँ सेकंड में क्या बता रहा है? क्या परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक को घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए, क्या कहता है, अगर कोई फर्म है तो उसमें उत्पादक का घटता बढ़ता साधन के प्रयोग करने के लिए जो खर्च करेगा वह आपका क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील लागत। यानी कि कच्चे माल की लागत, इसमें जो घटता बढ़ता है तो इसके लिए उत्पादक के लिए खर्च करना पड़ता है। यही जो खर्च करना पड़ता है इसी को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, विद्युत व्यय, इन सभी में घटते बढ़ते रहता है और घटते बढ़ते रहने के कारण उत्पादक को इसमें खर्च करना पड़ता है। यही आपका परिवर्तनशील लागत हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो चारों
परिभाषा थी वह क्लियर हो गया होगा। अल्पकाल में उत्पादन लागत के अंतर्गत स्थिर लागत में स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन और परिवर्तनशील लागत में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत की परिभाषा वह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इसे एक बार और पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा ये। तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर साधन परिवर्तनशील लागत। तो टोटल अगर कॉस्ट निकालने कहे तो आपका स्थिर लागत, अगर किसी भी चीज़ में अगर कुल लागत निकालने कहेगा तो स्थिर साधन का भी रुपया जोड़ा जाएगा और परिवर्तनशील साधन का भी रुपया यानी कि लागत का रुपया जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर किसी भी फर्म में स्थिर साधन भी रहता है और स्थिर लागत भी रहता है और स्थिर परिवर्तनशील लागत भी रहता है, तो इस प्रकार से आपका कुल लागत निकालने के लिए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत आपको दोनों को जोड़ना होगा। अब बात करेंगे अल्पकालीन औसत लागत पर। तो अल्पकालीन औसत लागत क्या होता है उसको समझिए। अल्पकालीन औसत लागत के अंतर्गत सबसे पहले आपको समझना है औसत लागत क्या होता है। क्या समझना है, औसत लागत क्या होता है। और यही औसत लागत आपको 2 नंबरिया में पूछा जाएगा। इसी को सबसे अच्छी प्रकार से अभी आपको हम समझाएंगे। क्या अल्पकालीन औसत लागत में औसत लागत क्या होता है और औसत स्थिर आवश्यक परिवर्तनशील लागत, यहाँ आपका औसत परिवर्तनशील लागत होगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, लिख लेंगे, आप सही कर लेंगे। क्या औसत स्थिर लागत अल्पकालीन औसत लागत के अंतर्गत सबसे पहले आपको समझना है औसत लागत, उनके बाद औसत स्थिर लागत, उनके बाद औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए यहाँ इंग्लिश का जो वर्ड है आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। औसत स्थिर लागत को या सबसे पहले समझिए, औसत लागत का इंग्लिश नेम होता है एवरेज कॉस्ट। क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। और इसे संक्षेप में आपको हम लिख देंगे एसी, तो आप इसे तुरंत ही समझ जाएंगे। इसे कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या औसत लागत क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, जिसे एसी शॉर्ट में लिखेंगे। और औसत स्थिर लागत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात औसत स्थिर लागत। तो इसे शॉर्ट में एएफसी का यूज करेंगे, आप उसे समझ जाएंगे। अवसर परिवर्तनशील लागत को क्या कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन्हें शॉर्ट में करेंगे एवीसी प्रयोग। तो आप वहां समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं करेंगे। क्या अल्पकालीन औसत लागत के अंतर्गत औसत लागत को एसी इंग्लिश में कहते हैं, औसत स्थिर लागत को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी एएफसी, और आवश्यक परिवर्तनशील लागत को एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग औसत लागत पर क्या है, यानी कि एवरेज कॉस्ट। औसत लागत क्या है, एवरेज कॉस्ट, इसे 2 नंबरिया में आप लोग MVVI लगाकर यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखेंगे। ठीक है, तो औसत लागत की परिभाषा क्या होता है, क्या किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ आवश्यक नहीं औसत होगा। ठीक है, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। सिंपल सा है, क्या औसत लागत किसे कहेंगे, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। एक बार में याद हो जाएगा। क्या औसत लागत एवरेज कॉस्ट क्या है, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत जो है आपका एसी, औसत लागत को शॉर्ट नेम क्या बताए थे आपको, एसी। मिसप्रिंट ने देखिए कितना क्या है नोट बनाना, तो याद रखेंगे, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्या यहाँ औसत है। ठीक है, औसत लागत एसी यानी एवरेज कॉस्ट, और कुल लागत टीसी यानी टोटल कॉस्ट एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है। याद रखना है, क्या औसत लागत जो आपका होता है वह होता है औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है। औसत लागत क्या होता है, कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है। तो अवसर लागत बराबर, अरे सर औसत लागत सब जगह औसत लागत होगा, इससे आप लोग सही कर लेंगे थोड़ा सा मेहनत करके। क्या सब जगह औसत लागत होगा, तो ये जो नोट्स क्या कहते हैं प्रिंट किया है ना वो गलत किया है। सब जगह आप लोग औसत लागत कर लेंगे। ठीक है, औसत लागत। ठीक है, औसत लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा। क्या होता है, औसत लागत बटे कुल उत्पादन मात्रा। तो
आपको हम यहाँ क्या बताया कि औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है, अर्थात औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा। तो सिंपल सा यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया कि औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा, अर्थात AC बराबर टोटल कुल लागत को TC और उत्पादन मात्रा को Q से निरूपित करते हैं। तो AC बराबर TC बटे Q। तो उदाहरण के लिए आपको जो है वहाँ एक चित्र बनाना होगा। ये 3 लाइन लिख देंगे। क्या किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, और औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है। तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा और ये चित्र बनाना होगा। क्या चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं रेखा चित्र के लिए आपको क्या करना है, x लेना है, एक y यहाँ, ये आपको एक O लेना है यानी 0 जहाँ होता है, और एक आउटपुट, और ये आपका है प्राइस। ठीक है, तो आपको इसे U आकार में बना देना है और यही आपका हो जाएगा एवरेज कोस्ट कर्व। क्या हो जाएगा, एवरेज कोस्ट कर्व, अर्थात क्या हो जाएगा, औसत लागत वर्ग। इस प्रकार से आपको बना देना है, आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा है, एक्स वाई करना, O और U आकृति की इसे बना देना। अभी जानेंगे इसे U आकृति हम लोग क्यों बनाते हैं। तो और एक बात जानिए कि अल्पकाल में औसत लागत औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। अल्पकाल में औसत लागत जो आपका है वह औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। क्या होता है, योग होता है। तो आपको हम औसत लागत की परिभाषा एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ी मिसप्रिंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे या कॉपी में नोट डाउन अभी भी कर लेंगे। क्या किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, और औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होता है, अर्थात औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा। और उसे आपको एक रेखाचित्र बनाकर आसानी से U आकृति बना देना है। अब जानिए औसत स्थिर लागत क्या है। इसमें से एक बात और है कि औसत स्थिर लागत क्या है। यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे, अगर किसी वस्तु का उत्पादन का कुल जो स्थिर लागत होता है, कुल स्थिर लागत जो होता है को हम अगर उत्पादन मात्रा से भाग दे तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। तो आपको हम औसत स्थिर लागत को क्या बताए थे, इसे हम लोग AFC अर्थात एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो AFC बराबर TFC बटे Q। TFC क्या हो गया आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कुल स्थिर लागत को उत्पादन मात्रा की अगर भाग दे देंगे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको औसत स्थिर लागत भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप लोग क्या समझे, क्या औसत लागत की परिभाषा और स्थिर लागत। तो औसत लागत क्या था, क्या किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, और वहीं आपका औसत स्थिर लागत क्या बताता है, क्या यदि उत्पादन का कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन मात्रा से भाग दे देंगे तो औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे अल्पकालीन औसत लागत U आकृति का क्यों होता है। तो इसे आप लोग जो है MVVI लगाकर इसे नोट डाउन करेंगे, इस बार आने की पूरी संभावना है। क्या अल्पकालीन औसत लागत जो होती है वह U आकृति की क्यों होती है, तो उसे जानिए। अल्पकालीन औसत लागत आपका U आकृति का क्यों होता है। सबसे पहले जानिए, क्या अल्पकाल में परिवर्तन अनुपात का नियम लागू होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या अल्पकाल में जो होता है वह परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, और आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि अल्पकालीन औसत लागत U आकृति का होने का सबसे पहले लिखना है, क्या अल्पकाल में परिवर्तन अनुपात का नियम लागू होता है। किसका परिवर्तन अनुपात नियम क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपको अच्छी प्रकार से 3 से 4 बार समझाया कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू क्यों होता है। तो आपको हम इसलिए ना कहते हैं कि आप लोग शुरू से वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो चर्चा है, क्या अल्पकालीन औसत लागत U आकृति क्यों होती है, अर्थात अल्पकाल में जो परिवर्तन अनुपात का नियम लागू होता है, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। तो इसमें आपको एक चित्र बना देना है, वही इसका U आकृति वाला सेम टू सेम चित्र, यहाँ X
ये y ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ये क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट हो गया है। और इस चित्र को बना के आपको दिखाना है, आकृति को बना के दिखाना है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है अल्पकालीन औसत लागत जो आकृति का क्यों होता है, तो इसे चित्र बना देंगे। उनके बाद आपको लिखना है, इसमें समझाना है। कह रहा है क्या आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण, देखिए आकृति किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनी है और यू आकृति की है ना, आपको हम उस आकृति की यहाँ बना सकते हैं। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटेगी। अगर किसी वक्त कह रहा है आरंभ में अगर प्रतिफल बढ़ रहा है, देखिए प्रतिफल बढ़ रहा है तो लागत घटेगी। लागत जब घटेगी तो स्थिर प्रतिफल के कारण लागत स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर जब होगी तो वो इस प्रकार से यहाँ की स्थिर हो जाएगी तथा घटते प्रतिफल के कारण तथा घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका इसमें कि आरंभ में बढ़ रहा है प्रतिफल, यहाँ प्रतिफल बढ़ रहा है, फिर प्रतिफल क्या होता है, स्थिर होता है। जब यहाँ स्थिर होने के बाद प्रतिफल यानी कि किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं उससे जो हमें उत्पादित वस्तु होती है वही आपका होता है प्रतिफल। यानी कि जब किसी फर्म में प्रतिफल बढ़ता है तो लागत घटता है। अगर प्रतिफल बढ़ रहा है तो ढेर लागत क्यों खर्च किया जाए। तो यहाँ देखिए आरंभ में बढ़ रहा है प्रतिफल, तो आपका जो है आरंभ में बढ़ रहा है प्रतिफल इस प्रकार से, तो प्रतिफल आपका स्थिर किया जाता है तो धीरे धीरे आपका स्थिर प्रतिफल के कारण लागत स्थिर हो जाती है। जब देखा जाता है क्या प्रतिफल यहाँ आके और घटने लगता है तो आपका क्या किया जाता है, घटते प्रतिफल जब मिलने लगता है यानी उत्पादित वस्तु कम मिलने लगता है तो लागत को बढ़ाती जाती है। जब लागत को बढ़ाती जाएगी तो फिर से उत्पादन लागत ना बढ़ जाएगी यानी कि उत्पादित प्रतिफल बढ़ जाएगी। तो इसी क्रम में आपका जो है देखिए यू आकृति का आकृति तैयार हो जाएगा। उसी को आपको यहाँ लिखना है, एक चित्र बना देना है, उसमें लिख देना है अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। और उनके बाद लिखना है उसी बात को, जितना बात को हम समझाए उसी बात को यहाँ लिखना है। क्या आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, स्थिर प्रतिफल के कारण लागत स्थिर रहती है तथा घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है, अंत में बढ़ती है। तो वही है ना है या इसी कारण जब उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घट जाती है, फिर न्यूनतम हो जाती है, फिर स्थिर होने पर अंत में फिर बढ़ने लगती है। और इसी क्रम के कारण औसत लागत किस प्रकार की हो जाती है, यू आकृति की हो जाती है। इस सवाल को आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। जितनी प्रकार के आपको बताया इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन करके आपको याद रखना है। अब जानिए सीमांत लागत किसे कहते हैं। सीमांत लागत औसत लागत के बाद किस पर चर्चा करते हैं, सीमांत लागत। ये सवाल भी आपका 2 नंबरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सीमांत लागत किसे कहते हैं, इनके बाद बात करेंगे। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या होता है, उनके बाद दीर्घकालीन लागत पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा ये सेशन आज का समाप्त हो जाएगा। तो समझिए सीमांत लागत किसे कहते हैं। सीमांत लागत को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसे हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे एमसी। क्या यूज़ करेंगे, एमसी। तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि मार्जिनल लागत उसी को कहते हैं। तो सीमांत लागत का परिभाषा होता है, क्या सीमांत का अभिप्राय एक अतिरिक्त होता है। सबसे पहले जानिए सीमांत का अभिप्राय क्या होता है, एक अतिरिक्त यानी कि एक अलग से। क्या होता है, एक अतिरिक्त अर्थात एक अलग से। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होगी उसे उस इकाई विशेष का सीमांत लागत कहा जाता है। तो सीमांत का अभिप्राय ही क्या होता है, एक अतिरिक्त यानी कि एक अलग से। यानी कि जब अतिरिक्त इकाई यानी कि जब अलग से एक इकाई का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत में जो हमारा कुल लागत है उसमें वृद्धि होगा ही, और उसी वृद्धि को हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। सिंपल सा समझिए, क्या सीमांत लागत का अभिप्राय एक अतिरिक्त होता है। जब एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होगी उसे उस इकाई विशेष का सीमांत लागत कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन याद रखना है। सीमांत लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन।
इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा सूत्र। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका सीमांत लागत को MC, कुल लागत में परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा TC बटे डेल्टा उत्पादन में परिवर्तन हुआ है तो डेल्टा Q। तो इस प्रकार से MC बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, ध्यान रखना है, डेल्टा TC बटे डेल्टा Q, यानी कि सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे डेल्टा Q, यानी उत्पादन में परिवर्तन। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करता है, स्थिर लागत पर नहीं। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सीमांत लागत जो है वह आपका केवल परिवर्तनशील लागत जो होगा उसी पर निर्भर करेगा, स्थिर लागत पर आपका सीमांत लागत जो है वह निर्भर नहीं करेगा। इसका भी आपको एक चित्र बना देना है इस प्रकार से, क्या XY यहाँ भी कर देना है और Y कर देना है, और इसे थोड़ी सी इधर यानी कि U आकृति की बनेगी, लेकिन आपका जो है ये थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगा और ऊपर थोड़ी सी तेज़ी की ओर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनेगा, इसे बना देना है और इसे इस प्रकार का बना देना है और ये आपका तैयार हो जाएगा सीमांत लागत। क्योंकि इसमें अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु का अगर हम लोग समान मात्रा से जब लेंगे तब ना U आकृति, यानी जब लागत बढ़ेगा तो उत्पादन मात्रा घटता है, तो इसमें थोड़ी सी अलग इकाई से लिया जाता है और उससे जो कुल लागत में जो अंतर आता है वही ना आपका सीमांत लागत है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से कुल लागत में जितना वृद्धि होता है उसे उस इकाई का सीमांत लागत कहते हैं। तो अब आप सीमांत लागत को भी अच्छी प्रकार से समझ गए। तो अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय एक सवाल है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध बताइए। आप दो प्रकार की देखिए, औसत लागत एवं सीमांत लागत। देखिए ना, क्या औसत लागत आपका क्या था, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, और सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितना वृद्धि होता है वही आपका सीमांत लागत का। औसत लागत की आकृति जो होती है आपकी इस प्रकार की थी, है ना, और सीमांत लागत की जो आकृति थी वह थोड़ी सी इस प्रकार की थी। इस आकृति को आपको बनाते हुए इन दोनों में संबंध को बताना है। सबसे पहले औसत लागत और सीमांत लागत को दोनों को लिख देना है, दोनों का सूत्र को लिख देना है, उनके बाद ये चित्र बना देना है और तीन बातें जो होती है वो तीन बातें आपको अभी बताएंगे, यानी कि आपको इसी प्रकार से इसे डील करना है। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। तो इन दोनों में संबंध करने के लिए सबसे पहले हम औसत लागत की परिभाषा देंगे और सूत्र देंगे, सीमांत लागत की परिभाषा फिर सूत्र देंगे, और दोनों में जो संबंध है आकृति जो उसे समझाएंगे, और संबंध से क्या जो निकलता है तात्पर्य उसे समझाएंगे। तो सबसे पहले समझिए औसत लागत। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने हेतु उत्पादक जितने तरह का खर्च करता है उन सभी के योग को उत्पादन की कुल लागत कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन के लिए एक निश्चित मात्रा का उत्पादन, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उपभोक्ता जो है यानी उत्पादक जो है एक निश्चित एक तरह का खर्च करता है, यानी कि उत्पादक जितने तरह का जो खर्च करेगा उन सभी के योग को उत्पादन का कुल लागत कहते हैं। कुल लागत में स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत एवं सामान्य लागतें सम्मिलित होता है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर कोई कुल लागत के अंतर्गत स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत एवं समान लागत सभी सम्मिलित होता है, तो वही कह रहा है औसत लागत के अंतर्गत क्या किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने हेतु उत्पादक जितने तरह का खर्च करेगा उन सभी का जो योग होगा वही आपका क्या होगा, कुल लागत होगा। और कुल लागत के अंतर्गत स्पष्ट और अस्पष्ट और समान लागत तीनों शामिल होगा। तो कुल लागत में वस्तु की उत्पादित इकाइयों की संख्या को भाग देने से औसत लागत निकलता है। तो कुल लागत में वस्तु की उत्पादित इकाई जो है उसको अगर भाग दे देंगे तो आपका औसत लागत प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कुल लागत लिखना है, और कुल लागत में जब आपका वस्तु की उत्पादित जो इकाई होगा उनसे जब भाग देंगे तब आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत स्थिर लागत। तो इसमें जो हमारा संबंध प्राप्त करने का आता है
वह औसत लागत और सीमांत लागत के अंतर्गत। तो औसत लागत के अंतर्गत पहले कुल लागत को जानिए। कुल लागत को क्या जाने आप लोग, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए उत्पादक जितने तरह का खर्च करता है उसे कुल लागत कहते हैं। और कुल लागत में वस्तु की उत्पादित इकाई की संख्या से भाग देने पर हमें औसत लागत प्राप्त हो जाती है। अर्थात सूत्र क्या होगा, औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन इकाई क्या होगा, औसत लागत बटे उत्पादन इकाई। तो इस प्रकार से अवसर लागत उत्पादन की प्रति इकाई लागत, इसमें क्या है, कुल लागत में वस्तु उत्पादित इकाई, अर्थात औसत लागत बराबर कुल लागत और उत्पादित इकाई। तो यही आपका हो जाएगा इसका सूत्र, औसत लागत बराबर कुल उत्पादन इकाई। तो इस प्रकार से आपका अवसर औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई लागत है, यानी कि उत्पादन की प्रति इकाई आपका औसत लागत है। अब बात करेंगे हम लोग सीमांत लागत, दोनों को लिखना है, ठीक है। सीमांत लागत क्या है, वस्तु की अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर, या वृद्धि होगा याद रखेंगे क्या, कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि आएगा उसे सीमांत लागत कहेंगे। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त जब भी होगा तो वृद्धि होगा। अगर किसी वस्तु है उसमें आप अतिरिक्त कीजिएगा यानी सीमांत कीजिएगा तो उसमें वृद्धि ही होगा ना। तो वही कह रहा है, वस्तु की अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि आएगा उसे सीमांत लागत कहते हैं, यानी कि एमसी। तो इसका सूत्र होता है सीमांत लागत का क्या, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। सीमांत लागत का सूत्र क्या होता है, कुल लागत में परिवर्तन उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। तो इसका परिभाषा क्या था, क्या किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर, अर्थात किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, अर्थात कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन मात्रा में परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, सीमांत लागत। इसको एक उदाहरण है उससे समझिए, क्या 100 कलम की उत्पादन का कुल लागत रहता है 400, कितना रहता है, 100 कलम की उत्पादन का कुल लागत 400 रुपया है। अब क्या करते हैं, एक अतिरिक्त कलम ला देते हैं, क्या 101 कर देते हैं, यानी कि एक जो है वो आपका सीमांत, यानी कि एक कलम जो सीमांत अतिरिक्त आ रहा है, तो इसकी जो है अब उत्पादन का कुल लागत हो जा रहा है आपका 405 टका। सबसे पहले आपका क्या था, कुल लागत के अंतर्गत 100 कलम का मूल्य था 400 रुपया। अब हम लोग सीमांत यानी कि एक अतिरिक्त कलम ला दिए तो हो गया इसकी 405 रुपया दाम। सीमांत लागत बराबर क्या होता है, सूत्र क्या बताए, कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। तो 405 माइनस जब आप 400 कीजिएगा तो आपको 5 रुपया यहाँ सीमांत लागत दिखाई देगा, अर्थात जो आपका यहाँ 5 रुपया जो है वही आपका सीमांत लागत है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन की लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। तो इसे आप समझ गए, औसत लागत, कुल लागत और सीमांत लागत को लिखने के बाद आपको बताए हम क्या, वही चित्र को बनाना है, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और ओ आपका यही हो गया, और ये उत्पादन की लागत और लागत। दो प्रकार के चित्र देखे थे, पहला एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत, इंग्लिश ही यूज होगा, अब इंग्लिश को आप हम अच्छी प्रकार से बताएं, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। औसत लागत आपका पूरी यू आकृति का एसी होगा, और एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त इकाई का ही परिवर्तन होता है, अर्थात ये इस प्रकार से होगा, और ये आपका जो होगा वो एमसी होगा, ये आपका एसी है, और ये वाई एक्स होता है जानते हैं, ये उत्पादन की लागत, ये और लागत है, और यही आपका जो है एम हो जाएगा, एम, और ये क्यू हो जाएगा, और इसी बिंदु पर ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काट रही है। तो इसी से जो अब क्या है, पूरी बातें को लिखना है। चित्र में एसी वक्र, और देखिए चित्र किस प्रकार से, हमारा इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये हमारा एमसी है, ये हमारा एसी। चित्र में एसी वक्र और औसत लागत एवं एमसी सीमांत लागत है। एसी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत, और एमसी क्या है, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। दोनों का स्वरूप अंग्रेजी के अक्षर यू के समान, अंग्रेजी अक्षर यू के समान ही है, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। याद रखना है कि उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अगर दोनों को गौर से देखिए तो आपको दोनों का जो अक्षर है वह यू के ही समान है ना,
यू के ही समान है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसलिए कहा जा रहा है क्या, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, इसलिए दोनों का जो स्वरूप है अंग्रेजी का अक्षर यू के समान है। अब आपको ये 3 बातें को ध्यान रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। क्या बता रहा है, जब औसत लागत घट रही है, सीमांत लागत जो है उससे भी कम हो जाती है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट जो होता है सबसे कम हो जाती है, औसत लागत थोड़ी अधिक हो जाती है। तो यहाँ समझिए, जब आपका औसत लागत थोड़ा सा घट रहा है, सीमांत लागत देखिए कितना तेजी से घट रहा है और तुरंत घट रहा है। तो इसी से यहाँ क्या बता रहा है, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत जो है आपका उससे भी कम हो जाती है, अर्थात एमसी जो है इस समय एसी हो जाती है। एसी क्या हो जाती है, बड़ा। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे हो जाती है, और ये आपका 3-4 बार दे देगा। तो आपको याद रखना है, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत एमसी एसी से बड़ा हो जाता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एसी से बड़ा रहता है। जब औसत लागत घटेगा तो सीमांत लागत उससे कम हो जाएगा। सेकंड में आपको याद रखना है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है सीमांत लागत उससे काटते हुए निकल जाती है। जब देखिए आपका औसत लागत इस जगह आपका सबसे न्यूनतम है ना, तो इस जगह देखिए आपका सीमांत लागत इसको काट के निकल जा रहा है। तो यही आपका है, जब औसत लागत न्यूनतम होता है तो सीमांत लागत आपका क्या करता है, उसे काटते हुए ऊपर निकल जाता है, अर्थात MC बराबर इस जगह आपका AC हो जाता है। और थर्ड अंतिम लाइन क्या है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है। देखिए यहाँ चित्र में, जब आपका औसत लागत यहाँ बढ़ रहा है इस प्रकार से, तो आपका देखिए सीमांत लागत तुरंत खटाक से ऊपर की निकल जा रहा है। तो वही कह रहा है, जब औसत लागत बढ़ेगा तो सीमांत लागत, जब औसत लागत, दो बातें हैं, औसत लागत सीमांत लागत, जब औसत लागत बढ़ रहा है तो सीमांत लागत उससे भी अधिक बढ़ रहा है। सीमांत लागत अधिक बढ़ रहा है तो इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा, और औसत लागत थोड़ी कम तेजी से बढ़ रहा है। इसे चित्र के माध्यम से अच्छी प्रकार से आप ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम, अर्थात MC बड़ा AC। वहीं जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत से काटते हुए निकल जाती है, AC बराबर MC। और जब औसत लागत बढ़ती है सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ जाती है, अर्थात MC बड़ा AC। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्या अल्पकाल औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। इसे आप जब PDF मिलेगा तो अच्छी प्रकार से 1-2 बार रिवाइजिंग करेंगे तो अच्छी प्रकार से ये और भी तरीके से समझ में आएगी। तो आपको, आई होप आपको ये पूरा अच्छा क्लियर हो गया होगा क्या अल्पकाल औसत लागत और सीमांत लागत में क्या अंतर है। अब दीर्घकालीन लागत पर बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव होगा, और आज का सेशन हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। देखिए दीर्घकालीन जो है आपका, दीर्घकालीन लागत से बहुत ही कम पूछा है, लेकिन जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं। देखिए दीर्घकालीन में आपका 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत। क्या समझे, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन कुल लागत क्या है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों या आदतों में परिवर्तन संभव हो सकता है, अतः इसमें स्थिर लागत नहीं होता है। दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन का साधन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसमें स्थिर लागत नहीं होता है। दीर्घकालीन औसत लागत क्या है, कुल मात्रा में एक इकाई लागत, कुल उत्पादन मात्रा में से एक इकाई लागत ज्ञात करने के लिए, एक इकाई लागत ज्ञात करने के लिए उत्पादन की मात्रा को भाग दिया जाता है। औसत लागत क्या किया जाता है, कुल उत्पादन मात्रा में इकाई उत्पादन ज्ञात करने के लिए कुल मात्रा उत्पादन मात्रा में भाग दिया जाता है, अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत बराबर क्या हो जाएगा, कुल लागत बटे कुल उत्पादन, क्योंकि औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत में कुल उत्पादन मात्रा में कुल लागत से भाग देते हैं, अर्थात LAC मतलब आपका क्या हो गया, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, यहाँ लॉन्ग दीर्घकालीन एस एवरेज से कॉस्ट मतलब औसत लागत, तो T से आपका टोटल
यानी कि कुल लागत टोटल कॉस्ट, और क्यू क्या हो गया, उत्पादन। तो वही है ना क्या, और दीर्घकालीन औसत लागत कुल उत्पादन मात्रा में से एक इकाई लागत ज्ञात करने के लिए उत्पादन मात्रा को भाग दिया जाता है, वही हो जाएगा आपका औसत दीर्घकालीन औसत लागत। और अंतिम है दीर्घकालीन सीमांत लागत। क्या दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई में परिवर्तन। देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत, सीमांत का अर्थ क्या होता है, एक अतिरिक्त, यानी कि एक प्रति इकाई में परिवर्तन, यानी कि जब भी अतिरिक्त इकाई आएगा तो परिवर्तन ही होगा। समझना है, समझने की बात है। क्या दीर्घकालीन सीमांत लागत प्रति इकाई में परिवर्तन की लागत में भाग देकर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टी सी बटे डेल्टा ए क्यू। याद रखना है, दीर्घकालीन सीमांत लागत बराबर डेल्टा टी सी बटे डेल्टा ए क्यू। ये हो गया आज का लेक्चर का ये सारी आपको अच्छी प्रकार से आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर। तो आप इन सभी बातों को समझ गए कि सीमांत लागत, उत्पादन लागत, वर्गीकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, युवा कीर्ति का क्यों औसत लागत एवं सीमांत लागत संबंध और दीर्घकालीन औसत लागत। तो इसमें जो इन सभी बातों की चर्चा की गई और आपको जो इसमें वीवीआई बताया गया है उसे तो आपको ध्यान में हर वक्त रखना है। यू वाला और औसत लागत, सीमांत लागत अंतर और अल्पकालीन औसत लागत, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको समझिए। दीर्घ ऑब्जेक्टिव है उसको समझेंगे और हमारी आज की लेक्चर समाप्त हो जाएगी। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। समान लागत, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागतें उपयुक्त सभी। मौद्रिक लागत में जितनी प्रकार की लागत होगी वह सभी लागत को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, क्या निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। बीमा का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत और फैक्ट्री का किराया। तो कच्चे माल की जो लागत होगी वह कभी भी स्थिर लागत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर होता है, यानी कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में का अंतर स्थिर रहता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या इनमें बढ़ता घटता रहता है। तो क्या रहता है, यहाँ बढ़ता घटता होगा, याद रखेंगे, बक्ता बक्ता लिखा गया, बढ़ता घटता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में जो अंतर होता है वह आपका बढ़ता जाता है। ठीक है। चौथा सवाल है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थिर लागतें बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन बंद करने पर क्या होता है, परिवर्तनशील लागत जो होता है वो आपका शून्य हो जाती है। पांचवा सवाल है, क्या अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे कि अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम होता है वो आर्थिक लागत होता है। क्या होता है, आर्थिक लागत। नेक्स्ट सवाल है, क्या अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या है, एक विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण, या इनमें से सभी। तो अवसर लागत आपका जो है ये तीनों प्रकार का है, अर्थात इनमें से सभी। सातवां सवाल है, क्या औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो यू अक्षर जैसा, आपको कई बार इसको बताएं, यू अक्षर जैसा यानी यू शब्द जैसा। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और क्लास 12 से संबंधित और सभी सब्जेक्ट से आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो जाकर आप विजिट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।